Hello Bacha Party, welcome or welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to study about the endomembrane system. Endomembrane system को पूरा कवर कर दूंगी. Endomembrane system एक छोटा सा टॉपिक है एंड अगर तुम लोग को नोट्स चाहिए तो यू कैन विजिट माई व्हाट्सएप चैनल. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, फर्स्ट ऑफ ऑल एंडो मतलब होता है कि इनसाइड, यानी कि जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है. इनसाइड यानी कि सेल के इनसाइड की बात कर रही होंगी ऑफ कोर्स मैं, तो वो होगा साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो अब देखो एंडो और मेम्ब्रेन ब्रेक करते हैं वर्ड को. एंडो मतलब होता है इनसाइड, मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब होता है कि बहुत सारी अगर मेम्ब्रेन साथ में कोऑर्डिनेटली वर्क कर रही हैं तो उन लोग का जो एक साथ अगर वो जो वर्क करेंगी उन लोग को बोलेंगे, अगर हम लोग बोलेंगे उन लोग को मेम्ब्रेन का सिस्टम, जो कि हम लोग को हमारी बहुत सारी फंक्शंस को करने में मदद कर रहा है. वो सारी देखो ऐसा होता है ना कि हमारी जो बहुत सारी सिस्टम है हमारी बॉडी में जो कोऑर्डिनेटली वर्क कर रही हैं कोऑर्डिनेशन में, तभी हम लोग कोई भी काम को कर पा रहे हैं. जैसे कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारी बहुत सारी चीज़ों को, यानी कि जितना भी डाइजेशन से रिलेटेड होता है काम, वो कोऑर्डिनेशन में करती हैं सारी की सारी जो भी ऑर्गन्स रहती हैं. वैसे ही हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अपने काम को कर रही होती हैं. एक एक इंडिविजुअल ऑर्गन मिला के ही ऑर्गन सिस्टम बनता है. वैसे ही मेम्ब्रेन सिस्टम भी जो है ना, बहुत सारी चीज़ें अगर कोऑर्डिनेशन में काम कर रही हैं उसके बाद ही वो मेम्ब्रेन सिस्टम कहलाएंगी. तो यहाँ पे मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया. ये सब अगर कोऑर्डिनेशन में काम कर रही हैं तो इनको ये देर आर पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. ठीक है, एंड इसमें कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो पार्ट नहीं है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की, तो इसमें से तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा, पेरोक्सीसोम आ जाएगा. ये सब पार्ट नहीं है. किस चीज़ के पार्ट नहीं है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है. एंड देखो सारे के सारे जो ऑर्गेनल होते हैं ना, उनका डिफरेंट फंक्शन होता है. एंड देखो फंक्शन बहुत ज़्यादा अलग अलग होता है हर एक ऑर्गेनल का. देखो हमारी बॉडी में भी ऐसा होता है ना कि जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत सारी अलग अलग काम कर रही होती हैं एक पर्टिकुलर सिस्टम में भी. देखो मैं बोलना ये चाह रही हूँ कि हमारी जो मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें अपना अपना अलग अलग काम करती हैं. बहुत सारी चीज़ें मतलब कि बहुत सारी ऑर्गन्स जो हैं अपना अलग अलग काम करते हैं. वैसे ही यहाँ पे भी जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आ रहे हैं वो भी अपना अलग अलग काम करेंगे ना. ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है. वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर मैं बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखो एंडोप्लाज्मिक मतलब इनसाइड द साइटोप्लाज्म तुम लोग बोल सकते हो. रेटिकुलम मतलब होता है नेट लाइक स्ट्रक्चर जो कि फॉर्म होता है मेम्ब्रेन से. एंड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये तीन टाइप का होता है: सिस्टर्ने, टिब्यूल्स, वेसिकल्स. तीन शेप में बोल सकते हो, तीन शेप में ये प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सिस्टर्ने, टिब्यूल्स एंड वेसिकल. जो सिस्टर्ने है उसी में सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट होता है, बाकी किसी में भी यानी कि टिब्यूल्स एंड वेसिकल्स में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है राइबोसोम. एंड सिस्टर्ने में भी कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है? तो वो ATS प्रेजेंट होता है. एंड टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रही हूँ मैं, तो टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो टाइप्स आएंगे: रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा ना, इट इज़ मेनली फॉर्म्ड ऑफ सिस्टर्ने से फॉर्म हुआ रहेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड देखो तुम लोग ये चीज़ रिलेट कर सकते हो मे बी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिस्टर्ने से बने होते हैं. एंड सिस्टर्ने में ही तो राइबोसोम है ना, तो राइबोसोम के प्रेजेंट के मतलब राइबोसोम प्रेजेंट है, उसी के चलते उसमें रफ सा फॉर्म हो रहा है स्ट्रक्चर, तो इसीलिए वो कहलाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो लोगों को आगे पता चल जाएगी ये चीज़. ठीक है, एंड जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो मेनली बना होता है वेसिकल एंड टिब्यूल से. एंड वेसिकल एंड टिब्यूल में कोई भी प्रेजेंट नहीं होता. क्या प्रेजेंट नहीं होता उसमें? राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है. तो अगर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है इसीलिए वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. देखो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये कहाँ से बना होता है या फिर कहाँ से निकला हुआ होता है? तो इट इज़ कॉन्टिन्यूअस विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एंड ये इसमें प्रेजेंट होता है राइबोसोम जो कि ATS होता है. अभी मैंने बता दिया तुम लोग को. इसका जो मेनली फंक्शन होता है, देखो राइबोसोम प्रेजेंट है तो ये तो प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा ही, क्योंकि राइबोसोम का मेनली वही काम होता है. यहाँ पे भी उसका भी यही काम है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम करवाएगा, अलॉन्ग विद दैट सिक्रीशन भी करवाएगा, यानी कि रिलीज़ करवाएगा प्रोटीन को फ्रॉम आउटसाइड द सेल. ठीक है,
एंड जो तुम लोग ये वाली चीज़ देख सकते हो, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करूँ मैं, तो मेनली वेसिकल एंड टिब्यूल से बना होता है। एंड वेसिकल एंड टिब्यूल्स में राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, इसलिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंड ये क्या होता है, कॉन्टीन्यूस होता है। किस चीज़ से राइज होता है, ये तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइज होता है। इसमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड इसका जो मेजर फंक्शन होता है ना, ये लिपिड सिंथेसिस में होता है एंड सिंथेसिस ऑफ द स्टेरॉइड हार्मोन इन एनिमल। ठीक है, दोनों के फंक्शंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। तो स्किप करोगे तो मेरा नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा ही नुकसान होगा। सो अगर तुम लोग अपने मार्क्स गंवाने हैं तो यू कैन स्किप इट। देखो, उसके बाद देख लेते हैं अपन स्ट्रक्चर को। ठीक है, ये तुम्हारा सेल बनाया है मैंने। ठीक है, सेल में क्या क्या प्रेजेंट होती हैं, दिस इज़ योर साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर दिस इज़ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर है, तुम लोग ये वाला देख सकते हो। न्यूक्लियर में ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। एंड इसी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही निकला हुआ होता है तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पे निकला हुआ होता है तुम्हारा सिस्टर्ने। सिस्टर्ने में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्ने से ही बना होता है। एंड यही क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद इसका सिक्रीशन कर होता है आउटसाइड दी सेल। उसके बाद तुम लोग ये वाली जो SER देख सकते हो, ये कॉन्टीन्यूस होता है। किसके कॉन्टीन्यूस होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ये वेसिकल और ट्यूब्यूल से बना होता है मेनली। स्टेरॉइड हार्मोन इसका जो है मेनली फॉर्मेशन सिंथेसिस ऑफ द स्टेरॉइड हार्मोन, ये मेनली इसका फंक्शन होता है। ठीक है, अब ये देख लो कि कंपार्टमेंट्स इन द सेंस की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके बाहर का इन्वायरमेंट को क्या बोलेंगे, अंदर के जो भी चीज़ें उस अंदर का जो स्पेस है उसको क्या बोलेंगे। तो उसमें उसके लिए नेटवर्क या फिर रेटिकुलम ऑफ मेम्ब्रेन इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंड तुम लोग ये देख सकते हो कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसका 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 2 पार्ट्स में डिवाइड इन सेंस कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है डिवाइड्स इंट्रासेल्युलर स्पेस इनटू 2 पार्ट्स। इंट्रासेल्युलर यानी कि सेल के अंदर ही तो प्रेजेंट होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिवाइड कर देता है सेल के अंदर का स्पेस इनटू 2 पार्ट्स। पहला होता है लुमिनल, दैट इज़ द इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा होता है तुम्हारा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, जो कि आउटसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी प्रेजेंट होता है। ओके, अब देख लेते हैं अपन गोल्गी बॉडी पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक गोल्गी बॉडी है। मैंने तुम लोग को अभी क्या बता दिया, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 चीज़ें आएंगी, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद गोल्गी बॉडी, उसके बाद लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ये चारों किस में आएंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। तो इन चारों को इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, गोल्गी बॉडी पे मूव ऑन करते हैं। सबसे पहली चीज़ तुम लोग ये देख सकते हो कि ये वाला जो है हम लोग का कौन सा पार्ट है। देखो, मैंने ना यहाँ पे एक मिनट, मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया है। मे बी तुम लोग को ये चीज़ क्लियर हो रही हो कि कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे निकल रही है। तो मैं तुम लोग को एक एक करके सब बताती हूँ, फिर उसके बाद क्लियर हो जाएगा अगर अभी नहीं हो रहा है तो। ठीक है, देखो, सबसे पहले ये वाला जो तुम लोग का जो दिख रहा है ना, दिस इज़ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस से कौन अराइज हो रहा है, न्यूक्लियस से अराइज हो रहा है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड मैंने तुम लोग को ये ऑलरेडी बता दिया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ये रहता है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हो तुम लोग यहाँ से ऐसे करके, ये पूरा तुम लोग को ये पूरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या निकल रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इतना समझ में आया। ये वाला जो तुम लोग देख रहे हो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से क्या अराइज होता है, न्यूक्लियस से अराइज होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से अराइज होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 2 चीज़ों में काम था। पहला वो लिपिड सिंथेसिस करता था और दूसरा वो स्टेरॉइड हार्मोन बनाता था। ठीक है, पर यहाँ पे लिपिड सिंथेसिस की बात करेंगे अपन, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मान लो तुम्हारा प्रोटीन बना दिया, एंड तुम्हारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो तुम्हारा बना दिया लिपिड। ठीक है, अब क्या होगा ना कि ये यहाँ से जो प्रोटीन है अलॉन्ग विद द यहाँ से लिपिड दोनों मूव कर जाएंगे, एंड ये लोग मूव करके आएंगे ट्रांसपोर्ट वेसिकल में। ठीक है, ये लोग दोनों पैकेज हो जाएंगे साथ में, एंड ये दोनों
मूव करते जाएंगे इन द ट्रांसपोर्ट वेसिकल, एंड फिर ये मूव करते करते कहाँ पे पहुँचेंगे, दे विल रीच टू द सिस फेस, और वी कैन से द फॉर्मिंग फेस ऑफ द सिस्टरने। सिस्टरने क्या है, गोल्जी बॉडी ही है, ठीक है। अब देखो ये लोग कहाँ पे पहुँच गए, सिस फेस ऑफ द सिस्टरने। देखो यहाँ पे जो सिस फेस है ना, यही किसके टूवर्ड्स रहता है, यही रहता है न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस को फेस करता हुआ कौन सा पार्ट। देखो तुम लोग को ये क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो इसको ध्यान से सुनना। जो न्यूक्लियस रहता है ना, उसको फेस कौन सा पार्ट कर रहा होता है, सिस फेस कर रहा होता है, या फिर तुम्हारा ट्रांस फेस कर रहा होता है। तो तुम लोग को लिखना है कि जो सिस फेस है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज फॉर्मिंग फेस, वो फेस कर रहा होता है न्यूक्लियस को। एंड ये वाला जो सिस फेस है या फिर फॉर्मिंग फेस है, इसी को कॉन्वेक्स साइड बोलते हैं, ठीक है। एंड जो ट्रांस फेस है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द मैच्योरिंग फेस, यही जो होता है ये कॉन्केव साइड होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरी चीज़। यहाँ देखो, अभी मैंने बताया कि यहाँ से जो है प्रोटीन आएगी, ठीक है। प्रोटीन आएगी यहाँ से, इसके बाद यहाँ से लिपिड आएगी, एंड इन दोनों ट्रेवल करेंगे ट्रांसपोर्ट वेसिकल में। ट्रांसपोर्ट वेसिकल में आने के बाद ट्रांसपोर्ट वेसिकल में ही रहते हुए ये लोग आएंगे कहाँ पे, सिस फेस ऑफ द गोल्गी बॉडी पे, ठीक है। यहाँ पे ये लोग कोट होंगे कोटेड वेसिकल में, ठीक है। यहाँ पे पैकेजिंग होगा मटेरियल का, एंड यहीं पे क्या होता है ना, देखो अब ये लोग कहाँ पे पहुँच गए हैं, गोल्जी बॉडी पे पहुँच गए हैं, ठीक है। अब जब ये गोल्जी बॉडी पे पहुँच गए हैं, तो यहाँ पे जो प्रोटीन है वो शुगर के साथ मिलेगा, एंड जो लिपिड है वो किसके साथ मिलेगा, वो भी शुगर के साथ मिलेगा। एंड अगर प्रोटीन प्लस शुगर, देखो प्रोटीन अगर शुगर के साथ मिल रहा है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगा, एंड दैट प्रोसेस विल बी ग्लाइकोसाइलेशन। एंड अगर अगर लिपिड, जस्ट अ सेकेंड, अगर लिपिड किसके साथ मिल रहा है, शुगर के साथ, तो वो क्या बनाएगा, ग्लाइकोलिपिड बनाएगा, एंड दैट इज़ नोन एज ग्लाइकोसिडेशन, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग का क्या हो गया, पैकेजिंग हो गया, फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। किसका फॉर्मेशन हो गया, ग्लाइकोलिपिड का, एंड ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा ना, यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं इसके बाद, या तो फिर जो प्रोटीन तुम्हारा बना है वो सेल के अंदर ही रहेगा, या तो फिर वो सेल के बाहर निकल जाएगा विद द सेक्रेटरी वेसिकल। तो अगर वो सेल के अंदर है तो वो लाइसोसोम बनाएगा, एंड अगर वो बाहर जा रहा है तो वो हार्मोन के फॉर्म में बाहर जा सकता है, ठीक है। इतना कुछ था तुम्हारे इस गोल्जी बॉडी के ऊपर। मेरी तरफ से मैंने तुम लोग को सब चीज़ समझाई है, एंड अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगी तुम लोग को, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर फ्लो चार्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कुछ भी अगर डायग्राम बनाते हो तो कोशिश करना कि खुद से उसका फ़्लो चार्ट ज़रूर लिखो साइड में, बिकॉज़ ऐसा होता है ना कि हम लोग पढ़ रहे होते हैं एंड उस टाइम पे तो हम लोग को सब चीज़ें क्लियर रहती हैं, बट इन केस हम लोग अगर उसको हफ्ते भर बाद, महीने भर बाद जब उसको रिवाइज़ करने जाते हैं तो उस टाइम पे हम लोग को ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो तुम लोग को कोशिश ये करनी है कि तुम लोग खुद से उसके लिए फ़्लो चार्ट बना के रखो, ताकि तुम लोग जब रिवाइज़ करो तो उस टाइम पर जब तुम लोग देखो तो तुम लोग को एक एक चीज़ बहुत ईजिली क्लियर हो जाए। हम लोग भले ही पढ़ते टाइम तो बहुत अच्छे से समझ में आता है सब कुछ, लेकिन भूल जाते हैं एक टाइम के बाद, ठीक है। तुम लोग को मेमोराइज़ करने के लिए उसको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिखना ज़रूर चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे, देखो अब मैंने क्या बताया था, यहाँ पे मैंने बताया था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ से आएगा प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा वहाँ पे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसिस करेगा, लिपिड सिंथेसिस करेगा, एंड ये दोनों क्या करेंगे, देखो लिपिड मूव, प्रोटीन आएगा लिपिड के पास, प्रोटीन मूव करेगा लिपिड के पास, ठीक है। उसके बाद ये लोग ट्रांसपोर्ट वेसिकल में जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, ये लोग जाएंगे सिस फेस ऑफ द गोल्जी बॉडी के पास, गोल्जी बॉडी के पास जाएंगे तो इन लोगों का क्या होगा, पैकेजिंग होगा। पैकेजिंग इन द सेंस कि जो प्रोटीन है वो शुगर के साथ बाइंड होगा, एंड जो लिपिड है वो भी शुगर के साथ बाइंड होगा। यहाँ पे ग्लाइकोसिडेशन और ग्लाइकोसाइलेशन दोनों प्रोसेस साथ के साथ होंगे, ठीक है। उसके बाद तुम लोग ये देख सकते हो कि पैकेजिंग होने के बाद क्या क्या चीज़ें होंगी। देखो या तो जो प्रोटीन है वो अंदर ही रह जाएगी या तो वो बाहर निकल जाएगी। मैंने तुम लोग को जैसे कि अभी पहले बताया है कि प्रोटीन अगर बाहर निकल जाती है तो वो कुछ हार्मोन्स के फॉर्म में तुम लोग को निकलती हुई मिलेगी, ठीक है। बट अगर वो लोग यानी कि प्रोटीन की बात कर रही हूँ मैं, प्रोटीन अगर सिस्टरने है उससे अगर निकल के सेल के अंदर ही रह रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे वो लाइसोसोम के फॉर्म में
बन जाएगा, लाइसोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देख लेते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे गोल्जी बॉडी के लिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़, गोल्जी बॉडी जो है उसको डिस्कवर किसने की थी? तो जो गोल्जी बॉडी है उसको 1998 में कैमेलियो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस चीज़ की डिस्कवरी की थी। एंड उन्होंने पाया कि डेंसली स्टेन स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के पास में, तो उसको अपन बोलते हैं गोल्जी बॉडी। ठीक है, वो उन्होंने बताया। ठीक है, एंड कैमेलियो गोल्जी के नाम पे ही गोल्जी बॉडी का जो नाम है वो रखा गया है। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे ही। एंड तुम लोग ये देख सकते हो कि जो सिस्टर्ने हैं वो फ्लैट होते हैं, डिस्क लाइक होते हैं, सेक लाइक बोल सकते हो, पैरेलल होते हैं एक दूसरे से, अरेंज्ड होते हैं कॉन्सेंट्रिकली एंड नियर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये सब एनसीईआरटी में लिखा है, हल्के में मत लेना कि मेरे नोट्स में बस है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इसीलिए मैंने नोट्स में इसको मेंशन किया है। तुम लोग को इस चीज़ को याद रखना है, बिकॉज़ ये तुम्हारे स्कूल एग्ज़ाम्स में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है, एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी आ सकता है, और ये भी पूछ सकता है कि उसके बारे में बताओ, सिस्टर्निंग के बारे में कैसा कैसा है, 2 नंबर्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, इसीलिए कोई चीज़ भी हल्के मत लेना, बिकॉज़ ये सब ना की पॉइंट्स, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। एंड तुम लोग ये देखो कि जो सिस्टर्ने हैं इसका जो डायामीटर है इट विल बी 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब देखते हैं नंबर ऑफ़ सिस्टर्ने जो है वेरी करता है। ठीक है, ये तो तुम लोग को ऑलरेडी पता होगा मेरे ख्याल से, बिकॉज़ ये बहुत बेसिक चीज़ थी। अब देखो लाइसोसोम पे आती हूँ मैं। तो लाइसोसोम जो है ना ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है सबसे पहले लाइसोसोम में। एंड लाइसोसोम में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, लाइसोसोम में ना डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं। एंड इसका pH होता है 5 विच इज़ एसिडिक इन नेचर, मतलब कि 5 और लेस देन 5 होता है। ठीक है, इसका इसीलिए ये एसिडिक कहलाता है। एंड उसके बाद तुम लोग ये देख सकते हो कि जो पैकेजिंग होती है ना गोल्जी बॉडी में उसी से ही फॉर्मेशन होता है लाइसोसोम का। मैंने ऑलरेडी तुम लोग को ये चीज़ अभी अभी क्लियर की हुई है। ठीक है, अब देखो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, यूटीमेटली प्रोटीन उधर ही से आ रहे हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन आ रहा है एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तुम्हारा क्या आ रहा है, लिपिड आ रहे हैं। तो यूटीमेटली जो सोर्स है प्रोटीन का दैट इज़ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहीं से प्रोटीन जब आप आ रहा है तभी वहाँ पे फॉर्मेशन होगा लाइसोसोम का। यानी कि यूटीमेटली ये बोल सकते हो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड करता है प्रोटीन या फिर एंजाइम फॉर द लाइसोसोम का फॉर्मेशन। एंड इसमें कुछ कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेजेस, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, ये सब प्रेजेंट होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, लिपिड के डाइजेशन में रेस्पेक्टिवली काम आते हैं। यहाँ पे जो देखो यहाँ पे क्या है ना, जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोल लो, या फिर दे आर ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक इन द सेंस कि दे नीड H2O फॉर द ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे जो एंजाइम्स होते हैं वो एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी कि एंजाइम्स जो लाइसोसोम के अंदर होते हैं वो एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं। एंड उनको वाटर चाहिए होता है, H2O चाहिए होता है फॉर द हाइड्रोलिसिस। एंड तुम लोग ये देख सकते हो कि जो लाइसोसोम है इट इज़ पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल, मतलब कि इसमें 3 टाइप्स के लाइसोसोम होते हैं, इसीलिए पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल है। देखो अब मैं ना वैक्यूल की बात कर रही हूँ। तो वैक्यूल में क्या होता है ना, वैक्यूल देखो मोस्टली ये क्या करता है ना, जो एनिमल सेल होता है उसमें एक छोटा छोटा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, बट इनके छोटा सा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ प्लांट सेल ये बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। कौन सा? तो वैक्यूल जो है बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है इन केस ऑफ प्लांट सेल। एंड इसमें क्या होता है ना, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। ठीक है, याद रखना। एंड इसमें तुम लोग ये देख सकते हो कि जो मेम्ब्रेन होती है उसको ना टोनोप्लास्ट बोलते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये। इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन ग्रेडियंट में जाते हैं। एंड यहाँ पे तुम लोग देखो कि जो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है ना साइटोप्लाज्म में दैट इज़ वैक्यूल। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है ये। इसमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है विच इज़ द टोनोप्लास्ट, विच इज़ ऑल्सो सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल यानी कि होता है कि कुछ कुछ ही चीज़ों को क्या बोलते हैं उसको, कुछ कुछ चीज़ों को ही अलाउ करना फॉर द ट्रांसपोर्ट, दैट इज़ नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल। एंड मैंने तुम लोग को जैसा कि अभी बताया कि 90% ऑफ द वॉल्यूम इन प्लांट सेल इज़ ऑक्यूपाइड बाय द वैक्यूल विच इज़ लार्ज एंड सिंगल। ठीक है,
प्लांट वैक्यूल में सैप वैक्यूल बोला जाता है इसको, ठीक है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये इसके पास वाटर होता है, H2O होता है, सैप यानी कि इनऑर्गेनिक आयंस प्रेजेंट होते हैं इसमें, एक्सक्रीटरी मटेरियल भी होता है, वेस्ट मटेरियल भी होता है, विच इज़ नॉट यूज़फुल फॉर द सेल अल्टीमेटली। तो इसीलिए इसमें जो है ना, इसीलिए इसका नाम जो है सैप वैक्यूल बोल दिया जाता है इसको, ठीक है। सैप वैक्यूल के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देख लो, इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। अभी मैंने बताया था तुम लोग को, 2 टाइप के वैक्यूल देख सकते हो यहाँ पे, एक होता है फूड वैक्यूल, एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसमें उतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है भी नहीं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इस वीडियो में मैंने तुम लोग को हर एक चीज़ बता दी है। किसके बारे में? मैंने बता दिया है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, जितने भी तुम्हारे सेल ऑर्गेनल्स थे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सब क्लियर कर दिया है। आई होप सो तुम लोग को क्लियर हो गया होगा सब। नहीं हुआ है, कुछ डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वन।